साथियों नमस्कार। 16 साल की उम्र में एक लड़का सेना में भर्ती होने के लिए रिक्रूट ऑफिसर्स के सामने खड़ा होता है और कुछ प्रक्रिया के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। निराश होकर घर लौटता है और पुनः अपनी पढ़ाई में लग जाता है। क्या पता कि उसके जीवन में सफलता के नए पन्ने खुलने वाले हैं। अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने चचेरे भाई का जो अखबार बेचता था उसका असिस्टेंट बनकर अपनी जिंदगी की पहली तनख्वाह उठाता है और उसे अपनी माँ के हाथों में देते हुए कहता है कि लो माँ, ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। अखबार बेचने से लेकर और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने तक का सफर तय करने वाले एक ऐसे शख्स की हम बात कर रहे हैं जिनका नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक नन्हे बालक का जन्म होता है। बहुत कम पढ़े लिखे पिता मछुआरे को नाव किराए पर देकर अपने जीवन का यापन करते थे। 5 भाइयों और 4 बहनों में से एक अब्दुल कलाम स्वभाव से एकदम सीधे और आज्ञाकारी पुत्र थे। बचपन में उन्होंने अपनी शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में ही किया, जिसमें उनके साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बच्चे पढ़ा करते थे। एक वाकया सुनाया जाता है कि उनके स्कूल में एक नए ब्राह्मण अध्यापक की नियुक्ति हुई थी। जैसे ही नए अध्यापक को पता चला कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे के साथ एक मुस्लिम विद्यार्थी आगे बैठकर अध्ययन करता है, तो अध्यापक को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने कलाम को पीछे भेज दिया। कलाम ने खुद देखा कि उनके दोस्त बहुत दुखी हुए और रोने भी लगे। अगले दिन मंदिर के पुजारी ने अध्यापक को बुला लिया और उन्होंने हिदायत दी कि बच्चों में धार्मिक उन्माद का जहर ना घोलें। गांव के एक पिछड़े परिवार में पैदा हुए अब्दुल कलाम की जिंदगी की शुरुआत धनुषकोडी गांव से शुरू होती है और उनको भारत के राष्ट्रपति भवन तक ले जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि अब्दुल कलाम के जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक बार जब पढ़ना शुरू कर दिया तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अब्दुल कलाम को उनके टीचर यदुराई सोलोमन ने शिक्षा दिया कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति, आस्था और अपेक्षा तीनों को समझना जरूरी होता है। इन तीनों का संपूर्ण समझ होने के बाद कुछ भी संभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कलाम को पता चला कि मार्केट में इमली के बीज की डिमांड बढ़ गई है, तो अपनी पढ़ाई और खेल के साथ समय निकालकर अब्दुल कलाम इमली के बीज इकट्ठा किया करते थे और उनको पॉकेट मनी का इंतजाम हो जाया करता था। आज सुविधाओं के बाद भी विद्यार्थियों को स्कूल लाने के लिए सरकार को कितने जतन करने होते हैं। लगन इतनी थी अब्दुल कलाम के अध्यापक 4 बजे भोर में मैथ्स पढ़ाते थे और अब्दुल कभी देर से नहीं पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इनके गांव में ट्रेन के स्टॉपेज को हटा दिया गया और जब इनके चचेरे भाई को ट्रेन से फेंके गए न्यूज़पेपर के बंडल को इकट्ठा करने के लिए एक सहयोगी की जरूरत पड़ी, तो अब्दुल कलाम ने काम करने और लगन सीखने की जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी। इनके पिताजी ने सिखाया कि लगन और ईमानदारी से काम करने पर सफलता जरूर मिलती है। सन 1950 में अंतरिक्ष विज्ञानी यानी मेट्रोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। कलाम ने भारत को आजाद होते अपनी आंखों से देखा। कलाम को भारत के वो दिन याद थे जब भारत ने एक्सट्रीम सूखा देखा, भारत ने गरीबी देखी, भारत के लोग बाढ़ भुखमरी झेले। कलाम अपने एक पुस्तक में लिखे हैं, सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद को मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। साथियों, शादी के बारे में एक बार एक रिपोर्टर द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर इन्होंने कहा, शादी और बच्चे लालच की ओर जिंदगी को ले जाते हैं और वह नहीं चाहते थे कि उनके काम के निखार में कोई कमी आए और निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का एक एक पल राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना चाहते थे। ग्रेजुएशन होने के बाद अब्दुल कलाम को कोई
ठीक से नहीं जानता था। अब शुरू होता है अब्दुल कलाम की जिंदगी में उपलब्धियों का दौर। हाई पावर क्राफ्ट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अब्दुल कलाम इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। यहीं से शुरू होता है उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य। उन्होंने 1972 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट किया और अनेकों सैटेलाइट के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हुआ ये कि जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। कलाम ने प्रक्षेपास्त्रों के लॉन्च पर कहा, 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न हो। एक और महत्वपूर्ण सफलता कलाम जी के हाथ लगी कि जुलाई 1992 से सितंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। तो साथियों, आइए देखते हैं कि सुरक्षा के इतने मजबूत इरादे के साथ एपीजे अब्दुल कलाम क्या क्या हासिल किए। सन 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के सदस्य बने। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी अब्दुल कलाम को जाता है। अब्दुल कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीकी से बनाया था। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण में क्षमता प्राप्त करने वाले सफलता हासिल कर लिया और कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की और एक महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिया 2020 भी लिखा। अब्दुल कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। सन 1982 में वे विकास संस्थान निदेशक के तौर पर ज्वाइन किया और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल्स के डेवलपमेंट पर लगा दिया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ इन्हीं को जाता है। सन 1992 में वह भारतीय रक्षा मंत्रालय के विभाग में प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाई और इन्हीं के देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल कर दिया। अब्दुल कलाम को 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इनका राष्ट्रपति पद के रूप में चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्हें 90% से अधिक बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखा है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडेड सोल डायलॉग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इनके व्यक्तिगत विचारों को प्रकट करता है। इन्होंने तमिल भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी और दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तक की काफी मांग रही है और वहां इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। ऐसे कहें तो अब्दुल कलाम राजनीति के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति थे ही नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी सोच इनके राष्ट्रपति बनने के बाद की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें बहुत हद तक राजनीतिक दृष्टिकोण से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए उनके पास एक कार्य योजना भी थी,
परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की सोच रखते थे। यह विज्ञान के अन्य क्षेत्र में भी तकनीकी विकास चाहते थे। कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी योजनाओं से मुक्त होना चाहिए ताकि आधिकारिक लोग इनकी उपयोगिता को लाभान्वित इनसे हो सकें। ऐसे में सूचना तकनीकी का तीव्र गति से विकास हो सकेगा। साथियों, राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह सकते हैं कि वो बहुत सारे अनुसंधानों, कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय के समक्ष गए और भारतीय विद्यार्थियों को प्रेरित किया। इनके स्पीच से पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को स्टूडेंट से मिलना बहुत पसंद था और इसमें उनको बहुत पसंद था क्वेश्चन आंसर सेशन। ढेर सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो निरंतर प्रयास करो और मुड़कर कभी मत देखो। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के मानक फेलो और एक विजिटिंग प्रोफेसर बनाए गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के और भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक बनाए गए। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेक्चर दिए। सन 2011 में हिंदी फिल्म आई एम कलाम आती है, जिसमें एक गरीब बच्चे ने कलाम से सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया है। इनके सम्मान में वह बच्चा छोटू, जो एक राजस्थान का लड़का था, अपना नाम बदलकर कलाम रख लेता है। जीवन के प्रत्येक पल को देश के लिए आहूत करने की इच्छा रखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्वभाव से अत्यंत दयालु और प्रकृति प्रेमी थे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ और बोलते बोलते बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग शाम को 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें विधानी अस्पताल में ले जाया गया और 2 घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर कलाम के देहांत के बाद दलाई लामा ने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि अनेक वर्षों में मुझे कई अवसर पर कलाम के साथ बातचीत करने का मौका मिला और वह एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और राजनेता ही नहीं बल्कि एक वास्तविक सज्जन थे और हमेशा मैं उनकी सादगी और विनम्रता की प्रशंसा करता रहूंगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान राजनेता, वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया के युवा पीढ़ी के प्रेरणा के स्रोत थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि कलाम विश्वास भावना के आदमी थे। मैंने उन्हें दुनिया के एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में देखा था। उनकी मौत भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी लोगों की ओर से मैं पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर भारत के लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना का विस्तार करना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक और राजनेता कलाम ने अपनी विनम्रता से घर में और विदेशों में सम्मान कमाया और भारत के सबसे महान नेताओं में से एक बने। भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों के लिए डॉक्टर कलाम ने हमेशा वकालत की। 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान नासा के साथ अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने के लिए काम किया। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत संबंधों को अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। संक्षेप में अगर हम कहें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि वह कुरान और भागवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि थिरुक्कुलर का भी अनुसरण करते थे। उनके भाषाओं में कम से कम एक कुराली का उल्लेख अवश्य रहता है। राजनीतिक स्तर पर कलाम
की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का विस्तार हो और भारत ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महान शक्ति बनने की दिशा में कदम देखना चाहते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि उन्हें कई प्रेरणापद, इसीलिए पुस्तकें उन्होंने लिखी और वह उनकी ओर से भारत के जन साधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी रहे और उनको लोग सदा याद करते रहेंगे। धन्यवाद।